कंटेंट क्रिएशन की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार और आसान दिखती है, असल में इसका सफर तकनीकी चुनौतियों से भरा हुआ है। बिल्कुल। बाहर से सिर्फ व्यूज दिखते हैं, लेकिन पीछे की जो मेहनत है वो अलग ही है। हाँ, और जो भी लोग वीडियो बनाने की शुरुआत करते हैं, उनके सामने एक सबसे बड़ा और शुरुआती लक्ष्य होता है 4000 घंटे का वॉच टाइम। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी तकनीकी बाधा है जिसे पार किए बिना किसी भी क्रिएटर को अपने काम का आर्थिक फल नहीं मिल सकता। सही कहा आपने। मोनेटाइजेशन के लिए ये सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त है। तो आज के इस गहराई से किए गए विश्लेषण में हम इसी विषय की तह तक जाने वाले हैं। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। हाँ, एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जानकारी जो काफी चर्चा में है। एग्जैक्टली। इस वेबसाइट का नाम YT Views है और इसका लिंक है yt-play-01.netlify.app। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि ये टूल आखिर काम कैसे करता है और इसके अनोखे फीचर्स क्या हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये किस प्रकार एल्गोरिदम को चकमा देकर वॉच टाइम को रॉकेट की तरह बढ़ाने का दावा करता है, वो भी बिना ड्रॉप हुए। हाँ, बिना ड्रॉप हुए। तो नए क्रिएटर्स के लिए और जो लोग स्मार्ट तरीके सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं, उनके लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। YT Views का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सिर्फ YouTube तक सीमित नहीं है। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये टूल मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट देता है। मतलब सिर्फ एक जगह के लिए नहीं, इसमें अपना ट्यूब, ऑटोप्ले, फेसबुक और इंस्टाग्राम के वीडियो लिंक्स भी एक साथ चलाए जा सकते हैं। अरे वाह! आज के समय में कोई भी कंटेंट क्रिएटर अपनी पहुंच को सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रखना चाहता। एग्जैक्टली। और इस मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट के पीछे की इंजीनियरिंग काफी दिलचस्प है। वो कैसे? देखिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के वीडियो प्लेयर्स और उनके API बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। फेसबुक का प्लेयर अलग है और यूट्यूब का अलग। बिल्कुल। तो एक ही वेब इंटरफेस पर फेसबुक और यूट्यूब के प्लेयर को एक साथ सुचारू रूप से चलाना तकनीकी रूप से एक जटिल काम है। मतलब डेवलपर्स ने काफी मेहनत की है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हाँ, स्रोत ये दर्शाता है कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो इन सभी अलग-अलग वीडियो सोर्स को एक ही छत के नीचे ले आता है। ये उन क्रिएटर्स के लिए एक बड़ा बदलाव है जो अपनी ऑडियंस हर जगह बढ़ाना चाहते हैं। उन्हें हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग-अलग तरकीबें खोजने की जरूरत नहीं है। और स्रोत में इसके इंटरफेस की सरलता पर भी बहुत जोर दिया गया है। हाँ, अक्सर ऐसे टूल्स बहुत जटिल होते हैं, ढेर सारे कोड्स या सेटिंग्स। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। स्रोत के अनुसार इसका इंटरफेस बहुत सरल है। बस टॉप बॉक्स में वीडियो का URL पेस्ट करना है और फिर प्ले वीडियो पर क्लिक करना है। बस इतना ही। हाँ, इससे वीडियो एक ग्रिड में जुड़ जाती है। अच्छा, स्क्रीन पर एक ग्रिड बन जाता है। बिल्कुल। और इसी तरह कई सारी वीडियोस एक साथ लगाई जा सकती हैं। ये सरलता तो इसे तकनीकी रूप से कम जानकार लोगों के लिए भी उपयोगी बनाती है। कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। ये ग्रिड लेआउट यूजर एक्सपीरियंस के नजरिए से बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। जब बहुत सारे ग्रिड्स एक साथ चलते हैं तो यूजर को सब कंट्रोल में महसूस होता है। एक साधारण कॉपी पेस्ट से एक पूरा कमांड सेंटर तैयार हो जाता है। सही कहा। लेकिन जब एक साथ 10 या 15 वीडियो चलती हैं तो उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। बहुत मुश्किल। हर एक ग्रिड में जाकर वीडियो को रोकना या म्यूट करना बहुत समय लेगा। यहीं पर ग्लोबल कंट्रोल्स काम आते हैं। हाँ, स्रोत में इसका जिक्र है। प्ले ऑल, पॉज ऑल और म्यूट अनम्यूट ऑल के डायरेक्ट बटन्स। मतलब एक क्लिक में सब सेट हो जाता है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो इन ग्लोबल कंट्रोल्स का होना सिर्फ सुविधा नहीं है। तो और क्या है? ये ब्राउजर और सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करने का तरीका है। इतनी सारी मीडिया फाइल्स एक साथ चलने पर सिस्टम पर भारी दबाव पड़ता है। ब्राउजर क्रैश भी हो सकता है। बिल्कुल। एक क्लिक से सब म्यूट या पॉज करने से सिस्टम को तुरंत संभाला जा सकता है। ये तो बहुत व्यवहारिक समाधान है। डेवलपर्स ने पहले से अनुमान लगा लिया था कि बड़ी संख्या में वीडियो चलाने पर क्या अड़चनें आएंगी। अड़चनों की बात करें तो एक साथ कई वीडियो चलाने पर सबसे बड़ी समस्या डेटा खर्च की आती है। बहुत बड़ी समस्या। खासकर उन जगहों पर जहां रोजाना के डेटा की एक लिमिट होती है। और हाई रेजोल्यूशन में वीडियो चलाने से तो डेटा मिनटों में खत्म हो जाएगा। स्रोत के अनुसार इसमें एक इनबिल्ट रेजोल्यूशन ड्रॉप डाउन है जहां 144p सिलेक्ट किया जा सकता है। डेटा बचाने के लिए ये 144p का फीचर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कम से कम डेटा में ज्यादा वॉच टाइम चाहिए। जब वीडियो से वॉच टाइम के लिए चलाए जा रहे हैं तो HD क्वालिटी का क्या काम। सही बात है, क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। टूल के अंदर ही 144p सेट कर देने से डेटा की खपत नाटकीय रूप से कम हो जाती है।
जिससे कोई भी अपना पूरा दैनिक डेटा खत्म किए बिना इस प्रक्रिया को लंबे समय तक चला सकता है। ये इस टूल की व्यावहारिकता को कई गुना बढ़ा देता है। और बार बार एक ही काम करने से बचने के लिए इसमें स्मार्ट प्लेलिस्ट मैनेजमेंट भी है। सेव लिस्ट और लोड लिस्ट वाले बटन्स। हाँ, अगर किसी ने 20 लिंक्स का ग्रिड बनाया है और ब्राउजर बंद हो जाए तो दोबारा पेस्ट करना बहुत उबाऊ होगा। बहुत ज्यादा। तो सेव लिस्ट पर क्लिक करके वीडियो कलेक्शन को सेव किया जा सकता है और अगली बार सीधे लोड लिस्ट से वापस पूरा सेटअप स्क्रीन पे आ जाता है, बिना एक भी लिंक दोबारा पेस्ट किए। ये समय बचाने का एक बेहतरीन तरीका है। ये ऑटोमेशन का बहुत अच्छा उदाहरण है, डेली रूटीन को आसान बनाने के लिए। अब यहाँ पर ये बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कौन सी बात? वॉच टाइम बढ़ाने में सबसे बड़ा डर क्या होता है? घंटे जोड़ना नहीं, बल्कि वॉच टाइम ड्रॉप होने का डर। बिल्कुल, एल्गोरिदम बहुत स्मार्ट है आजकल। स्रोत इस टूल का सबसे बेस्ट और सीक्रेट तरीका बताता है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि YouTube का एल्गोरिदम असली और नकली व्यूज को पहचानता कैसे? मशीन लर्निंग से। हाँ, एल्गोरिदम लगातार निगरानी करते हैं, वे पैटर्न देखते हैं। मतलब अगर कोई बॉट है तो वो एक ही काम बार बार करेगा। एग्जैक्टली, एक ही वीडियो को लगातार लूप में प्ले करना, ये एक रिपीटिंग पैटर्न है। और मशीन इस लूप को तुरंत पकड़ लेती है और वॉच टाइम ड्रॉप कर देती है, स्पैम मानकर हटा देती है। तो इस वेबसाइट का ट्रिक क्या है? ट्रिक का खुलासा स्रोत बहुत अच्छे से करता है। सबसे पहले YouTube वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनानी होती है और उसे वेबसाइट में ऐड करना होता है। और उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण कदम, शफल बटन को ऑन करना। ये शफल बटन ही असली गेम चेंजर है। ये काम कैसे करता है? जब शफल ऑन होता है तो प्लेलिस्ट की हर वीडियो रैंडम ऑर्डर में प्ले होती है। मतलब कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं? नहीं, कभी 5वां वीडियो पहले चलेगा, कभी दूसरा सबसे अंत में। तो YouTube के एल्गोरिदम को लगता है कि व्यूज एकदम प्राकृतिक हैं। हाँ, उसे लगता है कि कोई असली इंसान अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग वीडियो देख रहा है। क्योंकि इंसानों का व्यवहार रैंडम होता है। बिल्कुल, मशीन को कोई लूप या बॉट वाला पैटर्न नहीं दिखता। इस एक छोटे से फीचर से सारा वॉच टाइम 100% असली और सेफ काउंट होता है। शफल का ये इस्तेमाल तकनीकी हैकिंग से ज्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी का खेल है। ये बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है, एक बुनियादी फीचर से जटिल सुरक्षा प्रणाली को भेदना। ये दिखाता है कि तकनीक और एल्गोरिदम के बीच का द्वंद्व कितना दिलचस्प है। एक तरफ करोड़ों के स्पैम डिटेक्शन सिस्टम और दूसरी तरफ एक रैंडम शफल की ट्रिक। और शफल जीत जाता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, मतलब ये है कि 4000 घंटे का दबाव नए इनोवेशंस को जन्म दे रहा है। YT व्यूज जैसे टूल्स, स्मार्ट इंटरफेस, डेटा बचाने वाले 144p रेजोल्यूशन और शफल जैसी मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और डिजिटल दुनिया की एक बड़ी चुनौती का समाधान दे रहे हैं। सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये टूल सिर्फ व्यूज नहीं दे रहे, बल्कि सिस्टम की कमियों का स्मार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन स्रोत आज के इस गहराई से किए गए विश्लेषण में इतना ही। डिजिटल दुनिया की इन जटिलताओं को समझने का हमारा ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा।